आम आदमी लोग हैं, आम बच्चा लोग है जो रिवोल्यूशनरी आइडिया से प्रेरित हुआ है और ऐसा किया है, भविष्य में ऐसा करेगा नहीं। तो गवर्नर और उसमें बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था, अच्छा वो वाला हिस्ट्री का है। तो वो राइटिंग इस तरह का अगर लिखा जाए तो वो कॉमन आदमी का बात है, उसमें गांधी जी का बात नहीं है, उसमें पटेल का बात नहीं है, उसमें गवर्नर का खाली बात नहीं है, उसमें आम आदमी जैसे वो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर लोग बोला कि जब हम लोग को अंडमान ले जाया जा रहा था तो ऑफिसर लोग हम लोग के साथ खराब ट्रीटमेंट कर रहे थे या ये कर रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे, इस तरह का बहुत सारा बात। तो उन लोग का जितना बात है इस तरह का हिस्ट्री का अगर कलेक्शन हो जाता है तो दिस इज सबाल्टर्न। चाहे अनाज स्कूल भी इसमें आता है, विमेन के पॉइंट से भी जो हिस्ट्री दिखाया जाता है वो भी सबाल्टर्न, एक तरह का सबाल्टर्न हो जाए। सबाल्टर्न का दायरा बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में जब सबाल्टर्न बात करेंगे तो एकदम स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स का बात करेंगे जो लिखवा देंगे। अगला क्लास में तुम लोग पेन पेपर लेके रखा करो, उससे ना का जो नाम सब याद नहीं रहेगा, नाम सब लिखवाते चल रहे, तो वो उसका बुक का नाम, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सब लिखवा देंगे तो तुमको लिखने में, आंसर लिखने में सहूलियत हो। ये यही था उसका। तो एनाज स्कूल भी उसी टाइप का स्कूल था। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसमें जो राइटिंग हुआ वो उसका दायरा इतना बढ़ गया हिस्ट्री राइटिंग का कि आम आदमी के जीवन के हर पहलू को, जैसे क्राउड भीड़ का जो महत्व था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिला था। पहला बार भीड़ ने ही उसको बैस्टिल के किला को ध्वस्त किया और लोग सड़क में ही जितना राइट हुआ था, राइट के द्वारा ही वो क्रांति हुआ था, आम आदमी का क्रांति हो गया। तो उसके बाद से इंटरेस्ट बहुत बढ़ा हिस्ट्री राइटिंग का इंटरेस्ट, और अभी तक सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग या हिस्ट्री फ्रॉम बिलो जिसको बोलते हैं, तो वो उस राइटिंग का महत्व बढ़ते जा रहा है इतिहास में। ये हालांकि ये भी एक तरह का बायस है मैंने उसमें, लेकिन अगर उसमें ब्रीफली उस समय के प्रमुख राजनीतिक इंसिडेंट्स को या ट्रेंड को भी डाल दिया जाए ब्रीफली और उसको लाइटली लिया जाए, बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए तो, और आम आदमी पर महत्व दिया जाए, जो आम शॉपकीपर है जो राइट में हिस्सा लिया, चाहे आम ठेला चलाने वाला है, खोमचा वाला है, छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला, उन लोगों का जो क्या मंशा रहा होगा, तो क्राउड को बहुत बार एक यूनिट के रूप में देखते हुए, एक एंटिटी के रूप में देखते हुए भी इतिहास लिखा गया। इसी सब को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, है ना? समझ में आ रहा है ना बात? यस सर। अच्छा, हाँ, वो वही है। और मार्क्सिज्म, जैसे मार्क्सवाद जो पढ़ा जाता है ना, तो मार्क्सवाद पहले क्लासिकल ही होता है। क्लासिकल मार्क्सवाद ही एक बड़ा ट्रेडिशन है। क्लासिकल मार्क्सवाद में हम लोग बताएंगे दो चीज, एक तो बताएंगे कि मटेरियलिज्म क्या है और प्रोडक्शन फोर्सेस के आधार पर कैसे चेंज होता है, और उसके बाद ये बताएंगे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। हीगल नाम का एक आदमी था जर्मनी का, तो हीगल का एक थ्योरी था, वो बहुत अच्छा थ्योरी है, उसी से मार्क्स उसको लिया था अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, जो उसका हिस्ट्री राइटिंग का आधार बना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसका आधार वही बना कार्ल मार्क्स का। तो वो हीगल का था समझने के लिए बहुत आसान है कि जैसे एक प्रक्रिया कोई है तो उसको थेसिस बोला, उसको बोला कि ये थेसिस है, उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया बोला कि होगी। कोई भी दुनिया में, जैसे न्यूटन का लॉ है ना कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, वही न्यूटन लॉ ही समझो कि कोई भी प्रक्रिया चलती है, सामाजिक प्रक्रिया, अगर करप्शन की प्रक्रिया चलती है तो उसके साथ साथ एक एंटीथेसिस भी चलता है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, बहुत हार्डकोर ऑनेस्टी होना चाहिए, ऐसा भी प्रक्रिया चलता है। तो ये दो प्रक्रिया जो चलती है, एक थीसिस बोला दूसरा को एंटीथेसिस बोला, फिर बोला कि ये दोनों प्रक्रिया में अंतः क्रिया होता है, इंटरैक्शन होता है, और इंटरैक्शन के द्वारा एक जगह एक पॉइंट आता है जिसमें कुछ करप्शन भी कम हो जाता है और कुछ जो एंटी करप्शन वाला लोग है उन लोग भी करप्ट हो जाता है, और मिलके फिर एक सिंथेसिस बना देता है। तो एक सिंथेसिस, थीसिस और एंटीथेसिस के फल जाने के बाद एक थीसिस सिंथेसिस हो जाता है। जब सिंथेसिस
शुद्ध रूप से एक्सेप्ट हो जाता है सोसाइटी में एक प्रक्रिया के रूप में, तो वो उसको फिर वही सिंथेसिस एक थीसिस बन जाता है। तो एक थीसिस जब बन जाता है, फिर उसका नेचुरल है पहला थ्योरी कि जब थीसिस बन गया तो उसका एंटीथीसिस बन जाएगा, फिर एंटीथीसिस बन जाएगा तो फिर दोनों में अंतर क्रिया होगा और अंत में जाके उन लोग का सिंथेसिस हो जाएगा, एक पॉइंट पर दोनों कम बेसी करके मिल जाएगा, और उसके बाद फिर वो एक थीसिस बन जाएगा, जो सिंथेसिस होगा फिर एक थीसिस बन जाएगा। तो उसी प्रकार से मार्क्सिज्म के हिस्टोरिकल राइटिंग को व्यू करने का कोशिश किया कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बाद। लेकिन जो मार्क्सवाद हम लोग को, जैसे हम लोग का चैप्टर में पढ़ोगे, तो मार्क्सवाद में हम लोग को कंसेंट्रेट करना है हिस्ट्री का मार्क्सवादी चिंतन जो भारत में कैसे हुआ। एक तो पढ़ सकते हैं कि क्लासिकल मार्क्सवाद के बाद मार्क्सवाद का ट्रेंड कैसा था, मार्क्सवाद का ट्रेंड कैसा उधर रहा, और एक पढ़ सकते हैं कि क्लासिकल मार्क्सवाद के बाद वर्ल्ड में ट्रेंड कैसा रहा, और एक पढ़ सकते हैं कि भारत में मार्क्सवादी लेखन, इतिहास लेखन का विकास कैसे हुआ। जैसे डीडी कोसांबी क्या किए, AR देसाई क्या किए, रजनी पालमदत्त क्या किए, इस तरह का ये कर सकते। ये लोग अर्लीस्ट मार्क्सवादी राइटर लोग हैं इंडिया का। AR देसाई है जो सोशल बैकग्राउंड इन इंडियन नेशनलिज्म ये लिखे, जो रजनी पालमदत्त जो इंडिया टुडे लिखे, जिन्होंने पहली बार दादा भाई नौरोजी के ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के साथ मिलके बताया कि ये क्या है, माने शोषण का प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, कि हम लोग एक कॉलोनी है और हम लोग का जो कॉलोनियल मास्टर इंग्लैंड है वो अपने आर्थिक सुविधा के लिए हम लोगों के इकोनॉमी को कैसे शोषण करता है। तो ये प्रक्रिया का साइंटिफिक ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए दादा भाई नौरोजी, लेकिन उसको रजनी पामदत्त के द्वारा पहली बार उसको इंडिया टुडे में इकोनॉमिक्स के भाषा में चाहे साइंटिफिक एनालिसिस करके उसको बताया गया। AR देसाई भी उसी समय अर्लीस्ट पीरियड का वो राइटिंग किए, और उसी तरह से डीडी कोसांबी एंशिएंट इंडिया में कॉइनेज के बारे में बताया। वो पहली बार बताया कि गुप्त काल में जो सिक्का था उसमें कुमार गुप्त के बाद सिक्का में गोल्ड कंटेंट कम हो गया, तो वो गोल्ड कंटेंट कम हो जाने के कारण ऐसा उनका एनालिसिस था कि उसका कारण था कि इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और इसलिए इकोनॉमी के प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता था गोल्ड कॉइन में गोल्ड का कंटेंट कम हो जाना। तो ये जो प्रक्रिया था उसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया। हालांकि ये जो प्रक्रिया था वो मैंने बहुत वैलिडली लगा, बहुत इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्योंकि गुप्त काल को एंगल से हम लोग नहीं मानते कि बहुत आर्थिक या सामाजिक या किसी भी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ रहा होगा। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उस समय कालिदास जैसा लेखक हुआ, उस समय वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसा चिंतक हुए, उस समय सुश्रुतचरक जैसा लोग लिखा, उस समय कृषि पराशर लिखा, मानसोल्लास लिखा, उस समय कामसूत्र लिखा, मैंने हर चीज जो प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, अर्बन लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, इतना चीज लिखा गया और इतना चीज लिपिबद्ध किया गया। उसी समय महाकाव्य को लिपिबद्ध किया गया, वेदों को लिपिबद्ध किया गया, उसी समय हर काम हुआ, मतलब प्रैक्टिकली हर काम हुआ। 6ठी शताब्दी में जाते जाते जैनिज्म का पूरा लिपिबद्ध किया गया, बुद्धिज्म को, श्रीलंका वाला ट्रेडिशन को उसी समय उसी काल में लगभग लिपिबद्ध किया गया। तो ऐसा काल को हम लोग कैसे मानेंगे कि केवल गोल्ड कॉइन का? हो सकता है कि जो खान है जहाँ पे कोनार गोल्ड माइंस या जहां से भी निकलता होगा वहां पे सोना का आपूर्ति कम हो गया होगा कुछ समय के लिए, इस कारण से भी हो सकता है। ऐसा केवल एक कारण के आधार पे हम लोग अगर पूरा एनालिसिस कर दें तो यही सब पॉइंट है जिसके चलते मार्क्सवादी चिंतन कभी कभी चैलेंजेबल हो जाता है, जिसको चिंतन को चैलेंज किया जा सकता है। एक तो ये महत्वपूर्ण कारण। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि मार्क्सवाद जहाँ बहुत ज्यादा विकसित हुआ, जैसे रूस में लेनिन के समय, स्टालिन के समय, चाक्रुशेव के समय, और वही मार्क्सवाद कोल्ड वॉर के समय कितना पीक पर रहा, वही मार्क्सवाद मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। इसमें दिखा रहा है कि वीडियो इज मैंने कोई प्रॉब्लम हो गया, पॉज। आवाज जा रहा है तो वो जो
माने मार्क्सवादी चिंतन जो है वो वहीं पर समाप्त हुई है जहां मार्क्सवाद का पहला एक्सपेरिमेंट था। 1985 में गोर्बाचोव आया। गोर्बाचोव दो थ्योरी लाया, बोला कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग करना, यूएसएसआर को रीस्ट्रक्चर करने का जरूरत है। और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस लाना। एक आयरन कर्टेन लगा हुआ है जो पूरा विश्व रूस को नहीं देख पा रहा था। रूस के अंदर में क्या होता था उसको उसका जानकारी सबको नहीं मिल पाता था। तो उस आयरन कर्टेन को हटाना और ट्रांसपेरेंसी लाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसा देखा गया उसके पहले भी क्रिटिसिज्म होता था, सब लोग को मार दिया जाता था। स्टालिन लोग को जितने भी लिबरल लोग थे सब लोगों को मार दिया गया, उसमें बहुत ज्यादा हत्या हुआ। तो वो उसका कारण था कि उन लोग का सक्सेस हो ही नहीं सकता था। उन लोग ये मानता था कि एकदम क्लास लेस सोसाइटी चाहिए, वर्ग विहीन समाज चाहिए और राज्य विहीन राज्य चाहिए। तो ऐसा होना तो था नहीं। वो लोग सबसे बड़ा डिक्टेटर तो वही लोग था, सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप उन्हीं लोग का था। और सबसे ज्यादा वर्ग विहीनता जो लोग बोलता था, उन लोग खाली मखौल उड़ाता था। एक तो बहुत बड़ा चुटकुला था कि नेहरू जी गए थे 1954 में वहाँ क्रुशेव के पास। क्रुशेव और नेहरू जी क्लोज थे, तो उनको कोई मॉस्को के मेन जो जगह पे उनको बड़ा होटल में ठहराया गया। तो ऊपर वाला मंजिल में उनका पूरा शीशा लगा हुआ था, सब दिखता था। 5:30-6 बजे उनका नींद टूट गया। उनका नींद टूटा तो देखे कि हजारों लोग, मजदूर लोग लेके हवाला और कुल्हाड़ी और हथौड़ा लेके अपना चला जा रहा है। थका मांदा लग रहा है कि लोग काम कर रहा है, काम करने जा रहा है। तो क्रुशेव से पूछे नेहरू जी कि अरे ये लोग कौन है, इतना भीड़ कहाँ से जुट गया चौराहा पर? तो क्रुशेव बोला अरे ये लोग तो आप आम आदमी नहीं समझे, दे आर द प्रोलिटेरियट, ग्रेट प्रोलिटेरियट, द मास्टर्स ऑफ द रशियन पीपल। तो यही लोग हम लोग का मास्टर है, हम लोग का मालिक यही लोग है, यही लोग महान सर्वहारा वर्ग है। महेश बोले अच्छा होगा, चलिए। फिर सूत गए। फिर 10-11 बजे उनका नींद टूटा, फिर उठे तो इस बार बहुत बड़ा मर्सिडीज गाड़ी में, रोल्स रॉयस गाड़ी में, BMW गाड़ी में, एक आदमी पीछे बैठा हुआ है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है शोफर, और सब चला जा रहा है 10-11 बजे। सब आराम से एलिट टाइप का लोग। तो पूछे नेहरू जी की आपकी इन लोग कौन है? तो इन लोग के बारे में बोला कि अरे इन लोग तो हम लोग हैं, मतलब वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द रशियन पीपल। तो ये हम लोग तो नौकर हैं, सर्वहारा वर्ग के नौकर। तो इसी से अंदाज चुटकुला है, लेकिन इससे अंदाज लगाया जा सकता है वो लोग मखौल उड़ाता था। लोग सर्वहारा वर्ग बोल के लोग को मालिक बना के अपने सब राज करता था, आदमी डिक्टेटरशिप कर रहा था। यही इसी कारण वो डूबना ही था। अगर हमको बुद्धि ज्यादा है, तुमको बुद्धि ज्यादा है, किसी को बुद्धि कम है, उसके आधार पर हम ज्यादा कमा सकते हैं, ऐसा तो मेरा मौलिक अधिकार है कि नहीं? ये अधिकार सबको प्राप्त है कि जो भी, अगर मेरे पास शक्तिशाली, हम शरीर से ज्यादा सक्षम है, हम 5 आदमी को मार सकते हैं तो हम ज्यादा बड़ा क्रिमिनल बन ही सकते हैं। और अगर हम शरीर से तो माइक टायसन बन सकते हैं, मुक्केबाजी में पहलवान बन सकते हैं, पहलवान रंधावा बन सकते हैं। तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से यदि ज्यादा है तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा धन प्राप्त कर ही सकते हैं। बात एकदम होना ही चाहिए। यही चीज को उन लोग को दिक्कत हो रहा था, यही चीज को लोग मानने को तैयार नहीं था। थ्योरी में देता था दूसरा बात, प्रैक्टिस में दूसरा बात। तो अल्टीमेटली जाके 1991 में जाके बोरिस येल्त्सिन जब आया तो फाइनली यूएसएसआर, इवन चाइना में तो लोग देख ही रहे हैं आज के डेट में चाइना से बड़ा कलाकार तो कोई है नहीं। वायरस तक बनाने लगा, पूरा दुनिया पर कब्जा करने का सोचने लगा। अफ्रीका पर उन लोग का बीजी बूटी नाम का जगह है, उस पर उन लोग का अपना अपना मालिकाना हक बना लिया। वैसे ही अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका से लेके सब जगह से लेके उन लोग का है वर्चस्व। तो कम्युनिस्ट कौन एंगल से
कोई कोई एंगल से कम्युनिस्ट नहीं बचा। तो इसीलिए मार्क्सवादी थ्योरेटिकली बहुत बड़ा थ्योरी है और उसके आधार पर चलना चाहिए। अभी भी हम लोग का मानना है कि मार्क्सवादी आधार पर चिंतन करने से इतिहास लेखन और मजबूत होता है, साइंटिफिक होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो केवल आधार नहीं है, होना चाहिए होलिस्टिक राइटिंग होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें सर्वांगीण बात आ जाए, जिसमें हर आदमी का, अगर छोटा तबका का, बड़ा तबका का, सब लोग का सोशल और इकोनॉमिक जितना फैक्टर्स और फेसेट्स हो सकता है, सबका थीम उसके उसमें आ जाए, इतिहास लेखन, तब वो महत्वपूर्ण है। होलिस्टिक जब तक नहीं होगा तब तक अब अभी बीजेपी आया तो बोल रहा है कि एनसीईआरटी में 52 गो नया पॉइंट वो लोग पॉइंट आउट किया कि ये गलत है। और जब कम्युनिस्ट था तो वो लोग शिवाजी को नजरअंदाज करता था, वो लोग महाराणा प्रताप को नजरअंदाज करता था, वो लोग बहुत नेशनलिस्ट विजयनगर को नजरअंदाज करता था। बाद में हुआ है जब बीजेपी आया तो गुल्लो को बहुत हाईलाइट करने लगा और लोग को बॉन्ड करने लगा। तो ये लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई का बात नहीं है। हमारा जो इतिहास लेखन होना चाहिए वो पर मैं पहला पेपर पढ़े हो, वस्तुनिष्ठता पढ़े थे ना तुम लोग, ऑब्जेक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। जी तुमने नहीं बोला ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या था, क्यों वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों नहीं होना चाहिए। सर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो जो कुछ कोई लिखा या फिर कुछ हुआ तो उसके विपरीत में हम लोग करने लगेंगे। वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है क्योंकि एक निष्पक्ष इतिहास लिखा जा सके और निष्पक्ष रहे। हाँ, वस्तुनिष्ठता अनिवार्य है, अनिवार्य होते हुए भी उससे ज्यादा उसको बोलना है वस्तुनिष्ठता वांछनीय है। वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग का ये मतलब होना चाहिए, जैसे बाण भट्ट अगर कोई बात लिखेगा, चाहे अबुल फजल अकबर के बारे में कुछ लिखेगा, चाहे हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में लिखेगा, तो वो तो बायस्ड होगा ही, वो तो प्रशस्ति लिख रहा है, वो फिलोलॉजी लिख रहा है। तो उस तरह का हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हिस्ट्री राइटिंग हो, ऐसा इंस्क्रिप्शन हो जिसके आधार पर हम लोग ऐसा व्याख्या कर पाए जो उसका सही आकलन दे पाए। अब बाण भट्ट के बारे में जैसे ह्वेनसांग के द्वारा जो दिया हुआ है अकाउंट, तो बाण भट्ट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव वो होगा, क्योंकि ह्वेनसांग उसका कोर्ट का दरबारी तो है नहीं, वो बोधिसत्व का उसका दर्जा प्राप्त है। वो चीन से एक यात्री आया है जो बौद्ध धर्म का बहुत सारा अन्वेषण कर रहा है। मैंने तक्षशिला से भी किया, नालंदा और उदंतपुरी से भी किया, और उस तरह से सब जगह से किया। वो अन्वेषण करने की जो प्रक्रिया है वो ऑब्जेक्टिव है, वो वस्तुनिष्ठ होगा। और अगर तब ह्वेनसांग का बड़ाई कर रहा है तब वो बहुत बहुत अच्छा सटीक होगा। जैसे अकबर नामा बदायूनी का भी लिखा हुआ है, और बदायूनी अकबर का कोर्ट पोएट नहीं था, अबुल फजल के जैसा वो कमीशन्ड राइटर नहीं था। तो बदायूनी के द्वारा जो अकबरनामा लिखा हुआ है वो ज्यादा वस्तुनिष्ठ होगा। वो प्रशस्ति नहीं लिखेगा, वो क्रिटिसाइज भी करेगा, वो क्योंकि वो उसका डायरेक्ट अनुयायी नहीं है, उसका भय नहीं है कि वो मेरा मास्टर है, तो वो अनुयायी नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, लेकिन कहा अनिवार्य नहीं इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा अंतर आएगा ही। जैसे अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मान लो हमको लिखना है, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जर्मनी का कोई लेखक को लिखना है, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अमेरिका या फ्रांस के कोई लेखक को लिखना है, तो तीनों में अंतर होगा कि नहीं? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जर्मनी